नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे नौकरियों पर राहुल के वार पर। रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने पीएसयू क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने देश में सरकार पर रोजगार घटने का आरोप लगाया, यानी घटाने का आरोप लगाया है। खबर देखते पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही रोजगार के मुद्दे पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि तथाकथित अमृतकाल में सरकार अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए लाखों युवाओं की उम्मीदें कुचल रही है। राहुल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से अधिक नौकरियां खत्म कर दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे, मगर आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। देश के पीएसयू में रोजगार 2014 में 16.9 लाख से कम होकर 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गए हैं। क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? उन्होंने आगे लिखा, बीएसएनएल में 1,81,127 रोजगार घटे, सेल में 61,928, एमटीएनएल में 34,997, एसईसीएल में 29,140, एफसीआई में 28,063, ओएनजीसी में 21,120। हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा रोजगार खत्म कर दी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने स्थायी नौकरी खत्म कर इन संस्थानों में संविदा पर भर्तियां लगभग दोगुनी कर दी हैं। क्या संविदा कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका नहीं है? क्या ये आखिरकार इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश है? दरअसल भारत में बेरोजगारी आज से नहीं बल्कि दशकों से सबसे बड़ी समस्या रही है। साल 2014 से जब एनडीए की सरकार सत्ता में आई थी, तब बेरोजगारी को हटाना ही पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था और अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार उन्हें घेरती भी रही है। 9 साल पहले केंद्र की सत्ता में आई मोदी सरकार ने तब हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने जुलाई 2022 में संसद में जो आंकड़े पेश किए थे, वे हकीकत की दूसरी ही तस्वीर बयां करते हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि सरकार जुलाई 2022 तक औसतन हर साल 1 लाख युवाओं को भी सरकारी नौकरी नहीं दे सकी है। पिछले 5 सालों में कितने लोगों को दी गई नौकरी? इस सवाल के जवाब में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के सभी तरह के मंत्रालयों और विभागों में मार्च 1 साल 2021 तक तकरीबन 40,35,000 पद ऐसे थे जिन पर नियुक्ति की जानी थी। इनमें से सिर्फ 30,55,000 पदों पर लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, यानी लगभग तकरीबन 9,79,000 पद खाली हैं, जिन पर नियुक्ति नहीं हुई है। लोकसभा में सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने से लेकर अब तक अलग अलग सरकारी विभागों में कुल 7,22,311 आवेदकों को सरकारी नौकरी दी गई। सरकार ने हर साल के मुताबिक इसका ब्यौरा दिया है। इससे पता लगता है कि सबसे कम नौकरी 2018-19 में महज 38,100 लोगों को ही मिली, जबकि हैरानी की बात है कि उसी साल सबसे ज्यादा यानी 5,09,36,479 लोगों ने आवेदन किए थे। हालांकि साल 2019-20 में सबसे ज्यादा यानी 1,47,096 युवा सरकारी नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए। सालाना 2 करोड़ के दावे के उलट ये आंकड़े जाहिर करते हैं कि सरकार अपने दावे का महज 1% यानी हर साल 2 लाख नौकरियां देने में भी नाकामयाब रही है। जबकि पिछले 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बताती है कि देश में किस कदर बेरोजगारी है। इस दौरान कुल 22 करोड़ 6 लाख लोगों ने आवेदन किया था। सरकार ने इसका ब्यौरा भी दिया है कि हर साल कितने लोगों ने आवेदन किया है। नौकरी मांगने वालों और पाने वालों के बीच ये जो इतना बड़ा फासला है, उसे किस तरह से पाटा जाएगा, इसे लेकर सरकार में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
जबकि विपक्ष का दावा है कि तमाम राज्य सरकारों को छोड़ भी दें तो अकेले केंद्र सरकार में ही करीब 30 लाख पद खाली पड़े हैं। लेकिन सरकार उन्हें इसलिए नहीं भरना चाहती क्योंकि वे एक एक करके तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों का निजीकरण करना चाहती है। देश में बेरोजगारी का जो आलम है उसे देखते हुए अगर सरकार हर साल 10 लाख नौकरियां भी देने लगे तब भी इस खाई को पाटने में दशक लग जाएंगे। हमारे देश में मौजूदा वक्त की बात करें तो यहाँ रोजगार दर लगभग 40% है, जिसका मतलब है कि काम करने वाले हर 100 लोगों में सिर्फ 40 लोगों के पास ही रोजगार है। 60 लोग ऐसे हैं जो काम करने के लायक तो हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में कोरोना महामारी की पहली लहर में लगभग 1,45 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई थी। कोरोना की दूसरी लहर में 52 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे और तीसरी लहर में 18 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब कुछ ऐसा कि रोजगार दर 46% से घटकर 40% तक पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के अनुसार भारत में हर साल तकरीबन 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तब बेरोजगारी की परेशानी दूर रहेगी। ऐसे में निश्चित तौर पर रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार सवालों के घेरे में है और 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते ये मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा सियासी हथियार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो हर साल 2 करोड़ रोजगार, ये दावा था और इसी को लेकर सत्ता में भी आए। 15-15 लाख रुपए अकाउंट में, ये दावा था, उसके बाद सत्ता में आए। महंगाई कम कर देंगे, ये दावा था, उसके जरिए सत्ता में आए। अब उल्टा हो चुका है। सत्ता पक्ष जो कभी विपक्ष में था वो सत्ता में बैठा है और जो सत्ता में था वो विपक्ष में है। खास बात यह है, पीएसयू की बात कर रहे हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये ऐसे व्यवसाय हैं जो पूर्व या मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व में आते हैं, यानी सरकारी नौकरियों को हम कह सकते हैं, संज्ञा दे सकते हैं। तेल, विद्युत और बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं इसमें। 2 खास मेहमान चर्चा में शामिल हैं, जिससे इस पूरे सब्जेक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जयकिरण वर्मा, नेता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। आर.के. मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप पे आरोप लगे हैं आपकी सरकार पर। अमृतकाल में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म, राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या जुमला था? देखिए रविंदर जी, यहाँ पर जो राहुल गांधी जी अभी आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 2014 के बाद जो स्थितियां पहले थी उसके अपेक्षा हमने देखा 2014 के अंदर में बहुत स्थितियां सुधरी है। आप कहेंगे आंकड़ों के आधार पर, तो मुझे लगता है जो कि पीएसयू की जहां तक बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जहां तक बात कर रहे हैं, उसमें अगर वहां पर रोजगार घटे हैं तो निश्चित तौर पर दूसरे प्रकार के जो रोजगार हैं उसमें वृद्धि हुई है। आप देखेंगे, चाहे वो आप देखेंगे सरकारी नौकरियों की रिक्तियों की बात करें तो जो ये रिक्तियां कोई 2014 के बाद से ही हुई है ऐसी कोई बात नहीं है। 2014 से पहले भी ये रिक्तियां थी जिसको अब भरा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार की हमने वादा किया था हमने, तो आप अगर देखेंगे तो खास करके 2022-23 में ईपीएफओ में जो न्यू रजिस्टर्ड हुए हैं, न्यू मेंबर जो रजिस्टर्ड हुए हैं, मुझे लगता है उस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसको भी पढ़ लेना चाहिए था राहुल गांधी जी को। जो 1.39 करोड़ हमने रोजगार दिए हैं, ये न्यू मेंबर रजिस्टर्ड हुए हैं। चलिए हम बता देते हैं, कुछ आंकड़ों पे नजर डाल देते हैं। बीएसएनएल में 1,81,227 रोजगार घटे, सेल में 61,928 रोजगार घटे, एमटीएनएल में 34,997 रोजगार घटे, एसईसीएल में 29,140 रोजगार घटे, ओएनजीसी 21,120 रोजगार घटे, एफसीआई 28,063 रोजगार घटे। अब बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कि अगर मैंने यही चीज तो कहा, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा, जो कि अगर इन सेक्टरों में कहीं ना कहीं अगर रोजगार घटे हैं तो और सेक्टरों में उनकी वृद्धि हुई है। आप हम कहेंगे, चाहे आप स्टार्टअप इंडिया की लेकर के बात करें, तो देखिए देश में रोजगार की कमी नहीं है। हम
इस चीज को मैं जरूर आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो कि देश में रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, उसमें जो स्किल होना चाहिए, उस पद के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो नहीं है। तो सरकार ने कौशल विकास योजना के तहत जिस तरह से युवाओं को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए जो काम कर रही है, ये उसी क्षेत्र में काम करने की बात है। और जहां तक मैंने आपको कहा है, जो कि ईएफओ में जो न्यू मेंबर रजिस्टर्ड हुए हैं वो 1.39 करोड़ जो 2022-23 में है, और मार्च में ये 16.30 लाख ये जो नए मेंबर रजिस्टर्ड हुए हैं उसको भी देख लेना चाहिए था। ठीक है, हमने और भी रिक्तियां, यानी आप जो है और एक और तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करना चाहते हैं ताकि जो लोग रह जाते हैं उनको, उनके लिए भी रोजगार की उचित व्यवस्था हो जाए। अगर सरकारी जॉब नहीं मिल पाता है तो प्राइवेट में भी वो जा सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ, जो कि जो आप कह रहे हैं, जो कि ये जो पब्लिक सेक्टर वाली बात जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि और भी सृजन हुए हैं। आप देखेंगे स्टार्टअप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हुआ है, सर्विस सेक्टर में भी हुआ है, निश्चित तौर पर रोजगार बढ़े हैं। ठीक है, उसके जयकरण जी, ठीक है जयकरण जी, रोजगार बढ़े हैं, काम उस पर हो रहा है और फोकस बिल्कुल सटीक है सरकार का। वो ये मान रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं जिस पर सरकार काम कर रही है और उस पर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आप आंकड़ों पर ठीक तरीके से नजर डाल रहे हैं। नहीं, देखिए, आपके इतनी देर में जो तथ्य सहित जनता को बताने का काम किया, और मान ले राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके जो सटीक जानकारी देने का काम किया, उस पर जाना हमारे लिए अच्छा नहीं। आपने खड़े ही विस्तार से बताने का काम किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी का जवाब हो ही नहीं हो सकता है, दे भी नहीं सकते, क्योंकि इनके द्वारा कुछ किया नहीं गया है। अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि देश में रोजगार की कमी नहीं है, इस देश में रोजगार के लायक लोग नहीं है, वो नौजवानों की कमी है जो उस रोजगार को करने लायक नहीं है, उनके पास कोई योग्यता नहीं है, उनकी क्षमता नहीं, या देश के प्रति उनकी भावना नहीं, सेवा करने का कोई क्षमता नहीं। ऐसा ये कहना चाहते, ठीक उसी प्रकार से कहना चाहते जिस प्रकार नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि कौशल विकास योजना चलाई जा रही है जिसके तहत लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें सरकारी उपक्रम में लाया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये उसी प्रकार से आंकड़े देने का काम करेंगे जैसे विश्व गुरु तो है, टीवी चैनलों पर है, भाषणों पर है, लेकिन संसद भवन में बताने का भी काम करते हैं कि अगर जो हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना न दें तो हमारे देश की 80 करोड़ की जनता भूखी मर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर जो इनमें इतना साहस है तो इनसे कहिए, मिश्रा जी, आपसे मेरा निवेदन है कि माननीय मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, हर मुद्दों पर नहीं, रोजगार पर भी अगर जो उनके अगर जो सही आंकड़ा देना चाहते हैं तो दिल्ली में बैठकर एक प्रेस करें और देश की जनता, देश के नौजवानों, देश के बेरोजगारों को संबोधित करते हुए उनको बताने का काम करें कि 9 साल में हमने इतनी नौकरियां देने का काम करें। शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री है, बहुत चहेते हैं नौजवानों के, और उनको ये काम जो तो कांग्रेस सरकार में क्या, जयकरण जी, कांग्रेस सरकार में ये समस्या नहीं थी क्या कि लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाया जाता था? और ये चिंता तो मनमोहन सिंह ने खुद भी जाहिर की थी कि भाई हम लोगों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा, हम उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डीबीटी जैसी योजना भी लाई गई। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार में कोई खामियां नहीं थी। अगर जो खामियां ना होती तो जयकरण वर्मा आज इस लायक ना होते, विपक्ष में बैठे ना होते, लेकिन क्यों आधे भारतीय जनता पार्टी कर आई। हमने जो बनाने का काम किया था, जो स्तर मेंटेन करने का काम किया था, उससे भी नीचे गिरते जा रहे हैं। आज जो हमने नौकरियां देने का काम किया, देना छोड़ ये बंद करने का काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्राइवेटीकरण समाप्त करने का। जयकरण जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए तैयार किया गया था उससे भी नीचे स्तर पर चली गई है सरकार। जो रोजगार मिल रहे थे कम से कम वही मिलते रहते तो लोगों को संतुष्टि होती, लेकिन वो तो उससे भी आप नीचे चले गए हैं। योजनाएं आप ला रहे हैं लेकिन फलीभूत नहीं हो पा रही हैं क्या? देखिए रविंदर जी, यहाँ पर समय एक समान नहीं होता। अब 2014 के बाद किसी ने ये सोचा था जो कि रूस और यूक्रेन युद्ध हो जाएगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और मैं उसके ऊपर में उसको जोड़ नहीं रहा हूँ।
ये कोरोना का काल आ जाएगा, किसी ने सोचा था क्या? बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसी परिस्थितियां आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, जिसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, उन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कमी आई है तो दूसरे रोजगार के जो सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जहां तक फलीभूत होने का काम है, मुझे लगता है जो कि कांग्रेस काल को अगर देखा जाए, आपने बिल्कुल सही कहा जो कि मनमोहन सिंह जी ने भी चिंता जाहिर की थी, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने एक काम जरूर किया था, आंकड़ों का खेल किया था। 17 करोड़ जिस तरह से इन्होंने जो बेरोजगार थे उसको इन्होंने बिल्कुल उससे ऊपर कर दिया, केवल आंकड़ों में, किताबों में लिख करके। मुझे लगता है जो कि उस तरह का खेल अब 2014 के बाद नहीं चलता है। जो वास्तविक स्थिति है वो नहीं, 2014 के बाद तो कुछ परिवर्तन भी देखे गए जिस पर सरकार उंगली उठा रही है, माफ कीजिएगा, जिस पे कांग्रेस उंगली उठा रही है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बढ़ाना मतलब बढ़ा रही है सरकार, और जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनना चाहती है आरक्षण के। यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा यह है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल लीजिए आप, लेकिन परमानेंट नहीं रखेंगे हम। रविंदर जी देखिए, टाइम टू टाइम मैंने आपको कहा जो उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसमें हर तरह की, तो ये मॉडिफिकेशन है, आरक्षण को खत्म करना मॉडिफिकेशन है। मैं कह रहा हूँ नयापन लाया जाता है। देखिए एक ही धर्रे पर जो कांग्रेस, नहीं, इसमें नयापन समझाइए ना आर.के. मिश्रा जी, इसमें नयापन थोड़ा समझाइए। आरक्षण को खत्म करना ये मॉडिफिकेशन है? नहीं, मैं आरक्षण को खत्म करने की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो कि आपके जो क्रियाकलाप हैं या आपकी जो एक्टिविटी है या आप वर्किंग जो आप कहते हैं जो स्ट्रक्चर है, उसको बेहतर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता होती है। मैं आरक्षण खत्म करने की तो बात ही नहीं कर रहा। मैंने नौकरियां खत्म करनी है। 2014 के बाद सरकारी नौकरियां, पारदर्शिता आई है। सरकारी नौकरी का प्राइवेटाइजेशन कर देना है क्या? नहीं, सरकारी नौकरी का प्राइवेटाइजेशन कहाँ हुआ है? तो फिर उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जो लोग रखे जा रहे हैं उसके क्या मायने हैं? देखिए रविंदर जी, मैं मान जरूर सकता हूं जो कि इसमें रोजगार के जो रोजगार हुए हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आर.के. मिश्रा जी आपको, एक छोटा सा एग्जांपल। अभी अग्निवीरों की भर्ती हुई, जी, कितने साल के लिए है? 4 साल के लिए। ठीक है, 4 साल के लिए है। किस तरह से देखा जाए इसको? जो व्यक्ति सेना में भर्ती होने के लिए या सरकारी जॉब करने के लिए जद्दोजहद करता है कि उसका जो जीवन है आगे सेफ हो जाएगा, अब उसकी ना पेंशन का पता है, ना उसको ये पता है कि आगे क्या होगा उसके परिवार का। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये बेहतर कल की शुरुआत है। मैं इसको कहूंगा जो कि कहीं ना कहीं बेहतर कल की ही शुरुआत है रविंद्र जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कि इनिशियल स्टेज पर जहां पर हम लोगों को फंड की दिक्कत होती है, बहुत सारे ऐसे रोजगार जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, जो कि वहां पर हमें फंड की आवश्यकता होती है, जहां पर हम बड़े कंपटीशन करना चाहते हैं, वहां पर जो मुझे लगता है इनिशियल स्टेज में उस फंड की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो दिक्कत है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ हमने देखा है जो कि अग्निवीरों के 4 साल के बाद उसमें जो प्राथमिकता है अन्य क्षेत्रों में उसको जाने का स्कोप मिलेगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है अग्निवीर जैसे और भी अनेक रोजगार के जो अवसर प्रदान किए जाएंगे खास करके सरकार द्वारा, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं आपको इस तरह के मॉडिफिकेशन, इस तरह के नियम और मुझे लगता है स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जी जयकरण जी, सारे काम बेहतर कल के लिए हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन वक्त के साथ जरूरी होता है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है इसकी जो जड़ है वो संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी देश को पढ़ा लिखा नहीं देखना चाहिए। आप तारीफ कर रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर ये सारी योजनाएं संघ बना रहा है तो क्रेडिट फिर संघ को चला जाएगा? नहीं, संघ को जाना ही चाहिए। हाँ। देखिए, इसका तो सही मायने में जो भी संदेश जाता है वो संघ को ही जाता है, संघ को इसको फैसला लेने का अधिकार भी जाता है और लेता भी है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि संघ इस देश को पढ़े लिखे रूप में नहीं देखना चाहता। आपने देखा होगा रविंदर सिंह जी, अभी कुछ दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए जेएनयू को बहुत हाथ शोभा मंगाने का काम करते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं। जब लोग इस देश के शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो मोदी जी से जवाब और सवाल नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो ये जैसे आज पुरुष फिल्म लगाई गई, अभी मैं देख रहा था आप लोगों के मतलब सबके लिए बीजेपी दोषी है। पालघर में जिन नौजवानों को नौकरी के लिए लड़ना चाहिए, हाँ। वो पिक्चर हॉल में बैठ करके पिक्चर बंद करने वाले के लिए लड़ रहे हैं। आप तो क्या हमारे जयकरण जी कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं आप? सबके लिए बीजेपी दोषी है,
पिक्चर भी आ जाएगी, उसके लिए भी बीजेपी दोषी है। मैं कहना चाह रविंदर सिंह जी सुनिए ना, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को शिक्षित बनाना ही नहीं चाहती। शिक्षित अगर जो नहीं बनाएगी, उज्ज्वला तो योजना लाए, आयुष्मान भारत लाए, डीबीटी लेकर आए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार तो हो रहा है। कांग्रेस सरकार में सड़कों की जो आवागमन का सबसे बेहतर जरिया होती थी, उसमें क्या स्थिति थी ये हर कोई जानता है। और आज सड़कों की क्या स्थिति है, हाईवेज की क्या स्थिति है, हर कोई जानता है। आज कितनी ट्रेनें चल रही हैं, इसको हर कोई जानता है। आज की तारीख में आप साफ सफाई देखिए रेलवे स्टेशन पर, हर कोई जानता है। स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई, हर कोई जानता है। तो और क्या चाहिए? नहीं, ठीक कहा रविंदर सिंह जी आपने, बहुत सही आपने कहा। इस देश के लोगों ने देखा होगा, जो अभी तक सरकार के अधीन संस्थाएं थी वो सब निजी हाथों में देने का काम कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी रेल का दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें भी लोग बैठ करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसने का काम तो अगर निजी सेक्टर में जाते, जयकरण जी, अगर निजी सेक्टर के हाथों में सौंप कर देश का कल बेहतर होता है तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं रविंदर सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूं, अभी हमारे साथी कोरोना की बात कह रहे थे, कैसा निजीकरण, कौन सा निजीकरण? जब नहीं, हमारे सवाल का जवाब दीजिए जयकरण जी, आता है ये सवाल का जवाब दे दीजिए। में एक भी प्राइवेट अस्पताल अगर जो हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए खड़ा रहा हो, आर.के. मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जयकरण जी, अगर जो बेचना ही देश का कल्याण है तो बेच दो इस देश को। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी बात रखिए। रविंदर जी, मैं एक चीज यहाँ पर बिल्कुल कहना चाहूंगा, जयकरण जी को मित्र हैं हमारे, और बिल्कुल मैं उनको कहना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले आप सरकारी दफ्तरों में जब जाते होंगे, मैं मात्र एक उदाहरण देकर के यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ। आपने कभी अटेंडेंस मशीन देखा था आपने? जी, कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर के आगे में, सरकारी दफ्तर के आगे में कहीं आपने अटेंडेंस मशीन देखा था? आज अटेंडेंस मशीन है, और आप देखेंगे कितने बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, आते हैं और अटेंडेंस मशीन में अपना वो ये अटेंडेंस लगाते हैं, फिर जाकर के ऑफिस के अंदर। ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन बेहतर कल के लिए अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल भी गंभीर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई अगर सरकारी नौकरी में रोजगार कम हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक दिक्कत है कि जो पीढ़ी है वो जिस मकसद के साथ तैयार करती है, सारी तैयारियां करती है, पढ़ती है, लिखती है, उसको अगर उस तरह का रोजगार ना मिले जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सरकार करे कि हम हर सेक्टर में बेहतर काम कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष धीरे धीरे करके सामने आएगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होगा और कितना संतुष्ट होंगे लोग। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।